Hey there everyone, my name is Kritika and I am your economics educator at ExamWord। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा है उसके बारे में, बिकॉज इन इकोनॉमिक्स रिलेटेड एग्जाम बी इट यूजीसी नेट, बी इट CUET PG और CUET UG, इन सभी एग्जामिनेशंस में जो रीसेंट डेटा है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जो फैक्ट बेस्ड इकोनॉमी रिलेटेड कैसी इकोनॉमी की सिचुएशन है, कंडीशन है, इन सभी के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है हम उसे डिस्कस करेंगे और इतने बल्कि डॉक्यूमेंट में से मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फाइंड आउट की हैं जो आपको हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में सीधे सीधे जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम क्रैक करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है इस साल का उसकी। तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता क्या है? तो इकोनॉमिक सर्वे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये इशू करती है। ये इस साल 31 जनवरी 2023 को ये रिलीज हुआ था और इसमें जो इकोनॉमी का पिछले साल का परफॉर्मेंस है उसको एसेस करके बताया जाता है। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की सारी रिपोर्ट्स दी जाएंगी और फाइनेंशियल ईयर 24 की सारी प्रोजेक्शंस बनाई जाती हैं। प्रोजेक्शंस बनाए जाना मतलब कि कैसा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो सकता है इस आने वाले साल में, इस नए फाइनेंशियल ईयर में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब मैं आपको बता दूं एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है किसी भी साल के और एंड होता है 31 मार्च। तो जो फाइनेंशियल ईयर अब आने वाला है मतलब कि 2023 1 अप्रैल 2023 से जो स्टार्ट होने वाला है उस फाइनेंशियल ईयर को हम FY24 के नाम से डिनोट करेंगे। और जो फाइनेंशियल ईयर 2022 से स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2022 से अभी ये जो 31 मार्च से लेके 31 मार्च 2023 तक चलने वाला है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर 23 बोलते हैं। तो इस इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट में हमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि FY 2023 में कैसा इकोनॉमी का परफॉर्मेंस रहा अब तक, मतलब कि जनवरी तक, और प्रोजेक्शंस मेड किए हुए हैं जो कि किस तरीके का परफॉर्मेंस रह सकता है FY 24 में। ओके, सो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी GDP ग्रोथ रेट। सो जो रियल GDP ग्रोथ रेट है वो 7% रही FY 23 में। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये डेटा एक इतना इंपॉर्टेंट डेटा है कि डायरेक्टली पूछा जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जाम में, MA इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस एग्जाम में 2022 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया what was the growth rate of India in 2021, like the financial year 2021-22, that means FY 22. So at that time it was 8.5% as per the economic survey, but this year it's just 7% because of the pandemic issues and other things. और जो आने वाला साल है इसकी क्या प्रोजेक्शंस दी गई हैं, ये 6 to 6.8% की रेंज में दी हुई हैं। बिकॉज एग्जैक्टली हम नहीं प्रोजेक्ट कर सकते कि कैसा ग्रोथ होगा, बिजनेस एक्सपेक्टेशन को लेके कैसा बाकी ऑयल प्राइसेस हैं, इन सभी मैक्रो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं और उसके हिसाब से ये पता चला है कि 6 से 6.8% का करंट प्राइसेस में GDP ग्रोथ रेट रहेगा। अब अगर आपको नहीं पता है कि नॉमिनल GDP और रियल GDP में क्या अंतर होता है, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइसेस में क्या अंतर होता है, सो स्टे ट्यून्ड, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल, सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। तो ग्रोथ रेट के बाद हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की। तो CPI, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 में, मतलब कि अप्रैल से लेके दिसंबर, अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक कैसा
इन्फ्लेशन का परफॉर्मेंस रहा है, इन्फ्लेशन किस तरीके की रही है, तो 6.8% ऑन एन एवरेज रही है। और अगर हम सिर्फ दिसंबर की बात करें तो ये थोड़ी सी नेशनल एवरेज से थोड़ी कम है, 5.7% की इन्फ्लेशन थी। लेकिन अब क्या एस्टिमेट्स लिए जा रहे हैं, अब क्या बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कैसा परफॉर्मेंस रह सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी या घटेगी। तो इसको बोला जा रहा है कि ये प्रीवियस ईयर से एक्सपेक्टेड टू बी हाई। कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, लेकिन उन्होंने कहा है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये पिछले साल से ज़्यादा हाई रहेगा। और ऐसा उन्होंने क्यों बोला है, ऐसा क्यों वो बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑयल प्राइजेस जो हैं वो हाई हैं और जो कॉस्ट पुश, डिमांड पुश इन्फ्लेशन के चांसेस है ना वो ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है कि ऑयल प्राइस सप्लाई चेन का मेन सोर्स होता है, तो उससे आने वाली इन्फ्लेशन सारी गुड्स एंड सर्विसेज पर दिखाई देता है। तो इसलिए ऑयल प्राइस, फ्यूल प्राइस और फूड प्राइस, इन सब का इम्पैक्ट आपको ओवरऑल नेशनल इन्फ्लेशन पे देखने को मिलेगा। और उसके कारण ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस साल इन्फ्लेशन थोड़ी और हाई रहेगी जितना कि पिछली बार थी। कमेंट में बताइए वो कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू आरबीआई ने ये वो किया है कि उनको जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% +2 -2 के उसमें रखना है। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट का डेटा इतना बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में फिस्कल डेफिसिट 6.4% ऑफ द जीडीपी था और इसको प्रोजेक्ट किया गया है कि इसको कम लेके आया जाएगा। कब? फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसको कम कर दिया जाएगा लगभग 4.5% ऑफ द जीडीपी। अब फिस्कल डेफिसिट से क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम में जो गैप होता है उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ बोरो करती है। और हर साल हम देखते हैं, जैसा कि हम इस बार के बजट में देखेंगे, कि लगभग 34% ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम कम्स फ्रॉम बोरोइंग। सो गवर्नमेंट रिसीट कम्स फ्रॉम बोरोइंग, सो दैट इज वेयर द रोल ऑफ फिस्कल डेफिसिट कम्स इनटू प्ले। तो फिस्कल डेफिसिट जो कि पिछली बार थोड़ा ज्यादा था, अब इसके थोड़े से अच्छे एस्टिमेट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा रहा। करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा माना जाता है, तो आपको इस चीज़ को भी याद रखने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में, मतलब कि पिछले साल, ये 3.3% रहा। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कि जो ट्रेड डेफिसिट रहा कंट्री का, मतलब कि एक्सपोर्ट हमारे कम थे कंपेयर टू हमारे इंपोर्ट्स के। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो गैप था वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नहीं, करंट अकाउंट में और भी चीज़ें आती हैं, लाइक रेमिटेंसेस आते हैं, सारे इनकम एंड नॉन इनकम ट्रांसफर्स आते हैं। तो वो, और इसके ऊपर भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जहां मैं आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओवरसीज अकाउंट पर क्या क्या चीज़ें आती हैं और उस पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में करंट अकाउंट डेफिसिट 3.3% है और फाइनेंशियल ईयर 24 में इसको बोला गया है कि थोड़ी और सिचुएशन वर्स हो सकती है। और इसका रीज़न क्या दिया है? बिकॉज ऑफ रूपी डेप्रिशिएशन, क्योंकि रूपी का डेप्रिशिएशन होगा तो हमारे जो इंपोर्ट होंगे वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ऑयल प्राइजेस, हाई ऑयल प्राइजेस का, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऑयल प्राइजेस आर हैज़ ऑलवेज और अभी भी थोड़े से स्लाइटली अपने एवरेज रेट से ज़्यादा चल रहे हैं और एक्सपेक्टेशन है कि इस पूरे साल, मतलब कि जो नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसमें भी ऑयल प्राइसेस हाई रहेंगे। सो दिस इज द रीज़न फॉर मेकिंग आवर इकोनॉमी वर्स। और उसके बाद हमने बोला है कि लो एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट। अब हमारे इंपोर्ट महंगे हैं और एक्सपोर्ट जब कम होने वाले हैं तो इसका रिजल्ट सीधे सीधे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट और भी ज़्यादा वर्स हो सकता है। ये इतनी खुशी की बात नहीं थी, बट दिस इज द इकोनॉमी एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स एंड डू सम वर्क टू मेक इट ब्यूटिफुल। अब हम देखते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या सीन था। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में
20 बिलियन डॉलर का एफडीआई कंट्री में आया। एफडीआई का मतलब होता है कि जो फॉरेनर्स ने हमारे कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है, किसी भी इन्वेस्टमेंट की है कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोजेक्ट में, कोई भी प्रोजेक्ट में जहां पर लाइक अगर इसको मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊंगी जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई में क्या अंतर होता है। सो दीज थ्री टर्म्स आर सेपरेट, हैज डिफरेंट मीनिंग। और एफडीआई क्यों इन दोनों से अलग है, सो स्टे ट्यून्ड, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वीडियो, क्योंकि अगर मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी समझाने की कोशिश करूं तो वीडियो माइट बी वेरी लॉन्ग एंड द पर्पस ऑफ द वीडियो फॉर मेकिंग द करंट अफेयर विल नॉट बी मेड, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द फैक्ट्स। अब फाइनेंशियल ईयर 24 में क्या होगा कि इसको अनस्टेबल बताया है कि कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता कि एफडीआईज बढ़ेंगे या घट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन, रिसेशनरी फेज चल रहा है इस साल। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि यूएसए की, यूके की, जो ऐसी कंट्रीज जो वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, जैसे चाइना हो गई, इंडिया हो गई, तो उन सारी कंट्रीज में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो रही है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का इनकम पर, इंडिविजुअल इनकम पर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ता है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक सेपरेट वीडियो में इसको समझेंगे। उसके बाद देखते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था। बाय द वे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा प्योरली नहीं इशू किया जाता, बट इट इज़ द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ये इकोनॉमिक सर्विस से आया है तो एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है। और ये जो वैल्यू है 7.2 ये रिलायबल भी है। वाई इट इज रिलायबल? बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सितंबर 2022 में 7.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में, जो कि पहले से काफी बेहतर था। उसके बाद हम देखते हैं एनपीएस का क्या रोल था। एनपीएस का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट सितंबर 2022 के डेटा से 5% है, जो कि बेहतर है, पहले से बेहतर है, लो है काफी ज्यादा। और जो कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में आया था उसके इनलाइन चल रहे हैं। मतलब जैसा ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड चाहता था कि ये समवेयर अराउंड 5% रहे, सो इट इज समवेयर अराउंड 5%, सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अस। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या रोल है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जैसा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा था कि ये लगभग 600 बिलियन डॉलर के आसपास थे, लेकिन अभी यहाँ पे FY 607 बिलियन डॉलर थे। इट्स लाइक बिलियन है यहाँ पर। Keep in mind, like because $563 is a very less amount. तो पिछले साल हमारे इतने रिजर्व रहे हैं और इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर ये इतने रहे हैं, जो कि पहले से काफी घटा है। तो ये रहा हमारा इकोनॉमिक सर्वे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में हम बजट जो कि 1 फरवरी 2023 को रिलीज हुआ था, हम उस पर डिस्कशन करेंगे।